हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडू गोल पर। और दिस इज़ अर्चना शर्मा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये है इंटेलिजेंस एंड आईक्यू। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट वो पैमाना होता है जिससे हम किसी की बुद्धि को मापते हैं। तो आपको अगर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाली वीडियोज़ के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुद्धि होती क्या चीज़ है। तो बुद्धि हम कहते हैं कि हमारे पास इस चीज़ को करने की बुद्धि है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक तरीके की समझ होती है। जो भी हमारे पास एक शक्ति है जिससे कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं, जिससे हम चीज़ों को सीख सकते हैं, उस चीज़ को हम बुद्धि कहते हैं। तो गाल्टन के अनुसार भी बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि। अमूर्त वस्तुएं जो कि चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, उसके बारे में जब हम सोचते हैं, जब हम कल्पना करते हैं, तो ये जो हमारे अंदर जो योग्यता है उस चीज़ों के बारे में सोचने की, इसको हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, मतलब हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है, कम हो किसी में ज़्यादा हो लेकिन होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। जो भी कुछ हमने पहले सीखा है उस चीज़ से अब आगे हमारे अंदर हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, उस चीज़ की एक योग्यता भी हमें बुद्धि से ही मिलती है। हमारी बुद्धि जितनी होती है उसके अनुसार ही मुझसे सीखते हैं। बुद्धि का नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जो भी चीज़ें हमने पहले सीखी है उससे अब आने वाली परिस्थिति में हम कैसे हैंडल करेंगे, वही अगर उस तरीके की परेशानी जिसको हमने कभी पढ़ा है, सीखा है, कभी अनुभव किया है, तो आगे अगर कभी हमको उस तरीके की परेशानी आती है अगर हमारे सामने, तो हम उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, ये भी हमें हमारी बुद्धि से ही हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है कि इसमें कोई भी जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेल है तो उसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा है, फीमेल है तो उसमें बुद्धि कम है, ऐसा लोग कहते हैं। हाइट, वेट, किसी भी चीज़ का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये हमारी एक इनबॉर्न एक हमारी कैपेसिटी होती है, हम कितना उसको कितना हमें बुद्धि मिलती है और कितना हम उसको अपने एक्सपीरियंसेस से बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है। हमारा इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, किस तरीके की हमारे पास इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, वो चीज़ें हमारी बुद्धि पे कहीं ना कहीं फ़र्क डाल सकती है। बुद्धि के कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर सबसे जो पहला है वो है एक खंड का सिद्धांत, दूसरा द्विखंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत। अब एक खंड का सिद्धांत यहाँ पे क्या है? एक खंड के सिद्धांत के अंदर जो कि बिने, टर्मन और स्टर्न इन्होंने दिया है इस सिद्धांत को, ये कहते हैं कि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि को हम एक सिंगल इकाई मानते हैं, वो हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो और योग्यताओं के विभिन्न परीक्षणों द्वारा भी इसको असत्य कर देगा, यानी कि ये जो है हमारा सिद्धांत था, ये कहीं ना कहीं फेलियर था। नेक्स्ट था द्विखंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो है स्पीयरमैन ने दिया। इनके अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है। एक है सामान्य यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा है विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस, इसको हम, इस थ्योरी को हम जीएनएस थ्योरी भी कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि सामान्य और विभिन्न, विशिष्ट, जो दोनों योग्यताएं हैं, इन दोनों में सामान्य जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक योग्यता है जो कि लगभग सभी व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। तो जो विशिष्ट योग्यता है वो किसी किसी के अंदर ही मिलेगी, लेकिन सामान्य योग्यताएं जो है वो सभी के अंदर पाई जाती है। तो इसलिए सामान्य को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट है त्रिखंड का सिद्धांत। इसे भी स्पीयरमैन ने ही दिया और इसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमारा सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि है, इन दोनों के बीच में भी एक बुद्धि यानी कि एक मिनिमल एक चीज़ है जिसको हम, उन्होंने बीच में इसके स्थान दिया है। ठीक है। और जो कि सामान्य से थोड़ी सी श्रेष्ठ थी और जो विशिष्ट बुद्धि है उससे थोड़ी सी डाउन थी, यानी कि इन दोनों के बीच में की थी। नेक्स्ट था बहुखंड का सिद्धांत। बहुखंड के सिद्धांत के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग इकाइयाँ हैं जो कि केली ने इसको दिया है। और इन्होंने, केली ने, यहाँ से केली से समझने की बात और बता दूँ, इन्होंने किताब लिखी है क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, इसमें इन्होंने मनुष्य के जो दिमाग में अलग अलग जो
अलग अलग स्थितियाँ आती है, परिस्थितियाँ आती है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है, चर्चा की है। नेक्स्ट है मात्रा का सिद्धांत। मात्रा का सिद्धांत में ये जो है थॉर्नडाइक ने दिया था, और इन्होंने इस बार ये कहा कि जो मनुष्य के अंदर जो भी उसके नर्वस सिस्टम है वो उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि मनुष्य के अंदर क्या गुण या क्या उसकी कैपेसिटी हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा कि किसी की बुद्धि उतनी ही अच्छी हो सकती है जितनी की अच्छी उसकी मस्तिष्क और जो उसका नर्वस सिस्टम है, उनका आपस का जो रिलेशन है वो जितना ही अच्छा रहेगा, जितना ही स्ट्रांग रहेगा, व्यक्ति की बुद्धि उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। जो नेक्स्ट अभी मैंने कहा था बहुखंड का सिद्धांत के बारे में। बहुखंड का सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज है, जैसे कि सामाजिक योग्यता। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि लोग बहुत जल्दी किसी से घुल मिल सकते हैं। इस तरीके के लोग जो है वो पॉलिटिक्स वगैरह में जाते हैं, या फिर जो समाज शास्त्री बनते हैं, या फिर इस तरीके के लोग जो है समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके ऊपर काफ़ी काम करते हैं। नेक्स्ट है वाचिक योग्यता। इस तरीके के लोग जो है वो कवि बन सकते हैं, पोएट बन सकते हैं, या फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह बन सकते हैं, जिनके बोलने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और भी एग्जांपल्स है। उसके अलावा सांख्यिक योग्यता। सांख्यिक योग्यता इस तरीके के लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर्स बन सकते हैं, मैथमेटिशियंस बन सकते हैं, अच्छे टीचर्स बन सकते हैं मैथ्स के। तो ये जो है ये बहुखंड के सिद्धांत में ये तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट है गामक योग्यता। गामक योग्यता के अंदर जो व्यक्ति की जो मोटर स्किल्स है वो बहुत अच्छी होती है, मोटर एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्यक्ति इस तरीके का व्यक्ति क्या बन सकता है, प्लेयर बन सकता है, जो दौड़ भाग वगैरह करने के लिए इस तरीके के व्यक्ति इस प्लेयर्स वगैरह बन सकते हैं। शारीरिक योग्यताओं में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे उस तरीके के व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, और भी जो योगा वगैरह इस तरह के क्लासेस होते हैं इनमें ट्रीट कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, पीटी टीचर्स वगैरह बन सकते हैं। तो नेक्स्ट है यांत्रिक योग्यता। यांत्रिक योग्यता यानी कि मैकेनिकल एबिलिटी। मैकेनिकल इंजीनियर्स या फिर उनको मैकेनिक्स चीज़ों के मैकेनिक्स को सीखने में उनको बहुत ही आसानी होती है, तो वो लोग इस क्षेत्र में जा सकते हैं। संगीतात्मक योग्यता, जो सिंगर्स होते हैं या लिरिसिस्ट होते हैं या जो कंपोजर्स होते हैं, वो जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो चीज़ें जो फील्ड में जाना चाहते हैं या जा सकते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है जो उसमें जाते हैं। नेक्स्ट है रुचि। अब रुचि का यहाँ पे इंटरेस्ट का है कि आप कुछ लोगों के अंदर इंटरेस्ट इतना उनकी कैपेसिटी इंटरेस्ट की इतनी अच्छी होती है कि लोग जो है जो भी चीज़ करना चाहें, जो भी चीज़ सीखना चाहें, उस चीज़ में कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्थान संबंधी विचार योग्यता। स्थान संबंधी विचार योग्यता में क्या है कि लोग जो कि अलग अलग स्थानों पर जा करके और उससे रिलेटेड जो रिसर्च वगैरह करते हैं, उनके बारे में खोज करते हैं, बताते हैं आपको, तो वो इस फील्ड में या फिर इस मतलब हर व्यक्ति के अंदर ओवरऑल इस थ्योरी का कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक अलग से एक कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को हैंडल करने की। हर व्यक्ति के अंदर हर कैपेसिटी नहीं होती है, यानी कि जो अच्छा सिंगर है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा डांसर हो, जो फिजिकल वाले हैं वो अच्छा डांसर भी बन सकते हैं। तो जो भी कैपेसिटी है लोगों के अंदर, ठीक है, वो हर किसी के अंदर सेम नहीं हो सकती है। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो हर किसी के अंदर कैपेसिटी सेम नहीं होती है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा होती है। तो इसीलिए लोगों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपना फील्ड चुनना चाहिए, वो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट। जैसे कि मैंने बताया कि बुद्धि को नापने के लिए एक इन्होंने फार्मूला दिया था। किसने दिया था? कोल एंड ब्रूस ने। उन्होंने ये फार्मूला दिया था और फिर उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा जो इसमें मॉडिफिकेशन किया वो किया टर्मन ने, और टर्मन ने इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद जो कि फाइनल जो हमें फार्मूला मिलता है वो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100 का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी व्यक्ति की जो भी मानसिक आयु है, यानी कि जो इसका दिमाग है, उससे उसकी जो वास्तविक आयु है, यानी कि जो उसकी रियल एज है,
ठीक है। उनको जब आपस में हम भाग देते हैं और उसको 100 से गुणा करते हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो उसका IQ आता है। जैसे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जिसकी जो हमारी रियल एज है उसकी 10 और उसकी जो बुद्धि है वो 15 साल के बच्चे के बराबर, यानी कि वो 15 साल के बच्चों वाली बातें करता है या उनके जैसे चीज़ों को ट्रीट करता है, उनके जैसे चीज़ों को सीख सकता है, बताता है, जानता है, तो हम बोलते हैं कि उसकी जो मेंटल एज है वो है 15 और जो उसकी वास्तविक है, यानी कि रियल एज है वो है 10। तो इसका जब हम बुद्धि लब्धि निकालेंगे तो ये आएगा 150%, यानी कि 150%। यानी कि अब जो बच्चे की मेंटल जो बुद्धि लब्धि जो IQ है वो 150% आती है, तो यहाँ पे जो इस तरीके के बच्चे होते हैं इनको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, 140 से अधिक यानी कि प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस बच्चों में। तो अलग अलग जो बच्चे हैं उनकी अलग अलग जो मेंटल एज और रियल एज का जो हम के थ्रू जो IQ निकालते हैं उनके थ्रू एक हम चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के अंदर हम ये चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया, ठीक है। तो जो 25 से कम वाले हैं वो आते हैं इडियट्स में, जो 25 से 49 के अंदर है वो आते हैं इम्बेसाइल यानी कि मूड में, यानी कि वो थोड़े बहुत चीज़ों को समझते हैं, बहुत ही कम, नाम मात्र। फिर उसके बाद जो 50 से 69 की एज में आते हैं वो कहलाते हैं मोरॉन यानी कि मूर्ख, ठीक है। मंद बुद्धि वाले होते हैं 80 से नीचे, 70 से और 80 के बीच में। उसके बाद 80 से जो 90 वाले होते हैं, लगभग 90 से नीचे वाले, वो आते हैं सुस्त बुद्धि में यानी कि डल में। 90 से 109 यानी कि जो एक एवरेज, जिसको हम कह सकते हैं एवरेज बच्चा, वो आता है इसमें। और नेक्स्ट है थोड़ा सा सामान्य से थोड़ा सा अधिक और औसत से थोड़ा सा, सामान्य औसत से थोड़ा सा अधिक, तो वो आता है 120 से नीचे में। 120 से 140 के नीचे वाला श्रेष्ठ बुद्धि यानी कि सुपीरियर में आता है और 140 से अगर अधिक है तो वो आता है प्रतिभाशाली में। तो कुल मिलाकर के एक बच्चे की जो बुद्धि को नापने के लिए जो हमने वर्गीकरण देखा, इस वर्गीकरण के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। 25 से कम वाला महामूर्ख और 140 से अधिक वाला प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस। अब जीनियस बच्चों की खास बात ये होती है कि उनको हर समय एक नई चीज़ सीखने को चाहिए होती है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत जल्दी वो कोई चीज़ नई बात सीख जाते हैं। तो इसलिए हमें जीनियस बच्चों को बहुत ही स्पेशल तरीके से ट्रीट करना होता है। स्पेशल तरीके से इसलिए नहीं ट्रीट करना होता क्योंकि वो जीनियस है, इसलिए ट्रीट करना होता है क्योंकि उनके अंदर सीखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं कोई भी चीज़, तो वो बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने ये चीज़ तो सीख लिया, हमें नई दूसरी चीज़ सीखने को चाहिए। तो इसलिए भी इनको हमें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देना होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।